हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम आदिकालीन पृष्ठभूमि और आदिकालीन जो काव्य धाराएं हैं जिनमें रास साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और लौकिक साहित्य, अपभ्रंश साहित्य इससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम आदिकालीन जो प्रमुख दो कवि हैं विद्यापति और अमीर खुसरो, इनसे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो विद्यापति का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में बिस्पी गांव में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। युग संधि या वयः संधि, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। युग संधि या वयः संधि, किसकी युग संधि या वयः संधि? आदिकाल और भक्ति काल के मध्य की। उसके कवि कौन माने जाते हैं? विद्यापति, अमीर खुसरो, श्रीधर पाठक और श्रीधर व्यास। तो किसका नाम लेंगे हम? जो विद्यापति कवि हैं वह युग संधि या वयः संधि के कवि माने जाते हैं, जो आदिकाल और भक्ति काल के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति की प्रमुख रचना कौन सी है? विद्यापति की प्रमुख रचना कौन सी है? पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका या उपयुक्त सभी? तो विद्यापति की ये जो सभी रचनाएं हैं, ये विद्यापति की रचनाएं ही मैथिली भाषा में सरस काव्य रचना करने के कारण इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनकी जो पदावली रचना है यह जयदेव द्वारा रचित जो गीत गोविंद है उसके अनुकरण पर आधारित होने के कारण इनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। इनकी जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका रचनाएं हैं ये दोनों ही रचनाएं अवहट भाषा में लिखित हैं और जो पदावली है यह मैथिली भाषा में रचित कविता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति को अन्य किन नामों से जाना जाता है? विद्यापति को अन्य किन नामों से जाना जाता है? मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, नव कवि शेखर या उपयुक्त सभी? तो विद्यापति को इन सभी नामों से जाना जाता है। मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो पदावली रचना है वह मैथिल भाषा के सरस काव्य में लिखी गई है, इसलिए इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। और पदावली की जो रचना जयदेव और गीत गोविंद के अनुकरण पर की गई, उन पे आधारित होने के कारण इनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है और कुछ इतिहासकार इनको नवकवि शेखर भी कहते हैं। इसके अलावा इनको खेलन कवि भी कहते हैं। विद्यापति को खेलन कवि के नाम से भी जानते हैं, दशावधान के नाम से भी जानते हैं, पंचानन भी इनको कहते हैं, पंचानन भी कहते हैं और कवि कंठहार भी इनको कहा जाता है। तो ये सभी नाम विद्यापति के हैं। कवि कंठहार, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे कि विद्यापति को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है। तो ये जो सभी उपाधियां हैं ये विद्यापति को दी गई हैं उनके प्रशंसकों द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति मूलतः थे? विद्यापति शैव भक्त कवि थे, विष्णु भक्त कवि थे, जैन भक्त कवि थे या राम भक्त कवि थे? तो विद्यापति मूलतः शैव भक्त कवि थे। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रय में रहते थे और महाराजा शिव सिंह और उनकी जो रानी है लखीमा देवी वो शैव मत के अनुयायी थे और विद्यापति भी शिव भक्त ही माने जाते हैं। उनके बहुमुखी व्यक्तित्व में पांडित्य, कला, साहित्य, रसिकता, भावुकता का अद्भुत समन्वय मिलता है। और जो महाराजा शिव सिंह हैं उन्होंने अपना सखा और सभा कवि इस वजह से इनको ही बनाया। ये दोनों ही इनके मतलब जो राजा है शिव सिंह वो और विद्यापति दोनों ही शैव भक्त माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? अभी हमने बात की विद्यापति शिव सिंह के, राम सिंह के, राज सिंह के या गज सिंह के। तो विद्यापति
जो तिरहुत के राजा हैं शिव सिंह, उनके आश्रित कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति की मैथिल भाषा में रचित कौन सी रचना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। विद्यापति की मैथिल भाषा में रचित कौन सी रचना है? तो पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका या कोई नहीं। तो जो पदावली रचना है यह विद्यापति की, याद रखेंगे, मैथिल भाषा में रचित है। और जो कीर्तिलता और जो कीर्ति पताका है यह दोनों रचनाएं अवहट भाषा में रचित हैं। विद्यापति ने 3 भाषाओं में काव्य रचना की है। कौन कौन सी भाषाएं हैं? इन्होंने संस्कृत भाषा में, अवहट भाषा में और मैथिली भाषा में रचनाएं की हैं। संस्कृत में इनके जो ग्रंथ हैं उनमें सेव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभागसार, ये जो रचनाएं हैं ये तो इनकी संस्कृत में रचित रचनाएं हैं। और जो विद्यापति की अवहट भाषा में रचित हैं उसमें कीर्तिलता और कीर्ति पताका रचनाएं हैं। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का वर्णन है और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। और जो मैथिल भाषा है उसमें पदावली जो रचना है वह मैथिल भाषा में रचित रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति की किस रचना में जौनपुर राज्य का रोचक चित्रण मिलता है? यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। जौनपुर राज्य का रोचक चित्रण किस में मिलता है? तो कीर्तिलता में, कीर्ति पताका में या पदावली में या सभी में। तो जो कीर्तिलता रचना है इसमें जौनपुर राज्य का रोचक चित्रण मिलता है और इसमें जो तिरहुत के राजा हैं कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता और गुणों का वर्णन किया गया है। किसमें? कीर्ति लता में। और कीर्ति पताका में जो शिव सिंह है उनकी वीरता, उदारता का और गुणों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानने वाले कवि या इतिहासकार कौन से हैं? विद्यापति को श्रृंगारिक कवि कौन मानते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी या उपयुक्त सभी। तो ये जो सभी इतिहासकार हैं ये विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानते हैं। इसके अलावा हरप्रसाद शास्त्री और रामवृक्ष बेनीपुरी, ये भी इनको रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम तो दिया हुआ है, तो हरप्रसाद शास्त्री भी इनको श्रृंगारिक कवि ही मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति को भक्त कवि किसने माना है? विद्यापति को भक्त कवि कौन मानता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, चैतन्य महाप्रभु या उपयुक्त सभी। तो ये जो सभी इतिहासकार हैं ये विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं। श्याम सुंदर दास, चैतन्य महाप्रभु और हजारी प्रसाद द्विवेदी। कहते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं ये विद्यापति के पद गाते गाते बेहोश होकर गिर जाते थे और इसलिए विद्यापति की पदावली चैतन्य संप्रदाय में धार्मिक ग्रंथ के समान पूजी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति को रहस्यवादी कवि कौन मानता है? विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानने वाले हैं गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामस्वरूप चतुर्वेदी या रामकुमार वर्मा। तो क्या कहेंगे? विद्यापति को रहस्यवादी कवि जॉर्ज ग्रियर्सन मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति की कीर्तिलता रचना को भृंगी संवाद किसने कहा है? प्रश्न आया हुआ है विगत परीक्षाओं में। तो विद्यापति की रचना को भृंगी संवाद कीर्तिलता को रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने या रामकुमार वर्मा ने। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी जो कीर्तिलता रचना है उसको भृंगी संवाद कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति को किसने अपरूप का कवि एवं जातीय कवि कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बच्चन सिंह ने या रामकुमार वर्मा ने।
तो जो बच्चन सिंह हैं इन्होंने विद्यापति को अपरूप का कवि या जातीय कवि कहा है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति के संबंध में किसने लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राम कुमार वर्मा का, या कोई नहीं? तो रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। देसिल बयना सब जन मिठा, ते सन जप हो अवहट्ठा। यह जो पंक्ति है यह विद्यापति की किस रचना से ली गई है? यह पंक्ति विद्यापति की किस रचना से ली गई है? तो कीर्तिलता से, कीर्ति पताका से, या पदावली से? तो यह जो रचना है देसिल बयना सब जन मिठा, यह जो पंक्ति है यह कीर्तिलता से ली गई है। कीर्तिलता से इस पंक्ति को पूछा जाता है। इसके अलावा जो रज्जलुद्द ऐसी कोई पंक्ति आती है, असलान बुद्धि, तो यह भी जो पंक्ति है यह कीर्तिलता से ही ली गई है और कई बार पूछी जाती है। इसके अलावा कीर्तिलता से ही जाति अजाति विवाह अधम उत्तम, यह भी कीर्तिलता से है, पूछी जाती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति जो पूछी जाती है कीर्तिलता से ही ली गई है, पुरुष कहानी हो कहो जसु पंथावे, यह भी कीर्तिलता से ली गई है। बालचंद विज्जाय भाषा, यह भी कीर्तिलता से। तो आप ध्यान रखेंगे कीर्तिलता से कई बार ये पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर अबुल हसन था, हसन था या हसनी बहार था? तो अबुल हसन अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्यों में से प्रमुख थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं और अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा है, यानी 11 राजाओं के आरोहण में ये रहे हैं। प्रश्न पूछा जा चुका है। इतिहास के विद्वान जो ईश्वरी प्रसाद हैं उन्होंने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी गई है। अमीर खुसरो के द्वारा रचित कई ग्रंथों की संख्या मानी गई है, जिनमें खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सगुने, गज़ल आदि प्रमुख इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? अभी बात करी हमने निज़ामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो के गुरु का नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो की प्रमुख रचना कौन सी है? अमीर खुसरो की प्रमुख रचना खालिक बारी, पहेलियाँ, नुहसीपर या उपयुक्त सभी। तो ये सभी रचनाएं अमीर खुसरो की मानी जाती हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो, विद्यापति, श्रीधर पाठक या ओम प्रकाश। तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह पद्यांश किस भाषा से संबंधित है, या यह पद्यांश किससे संबंधित है? तो यह जो पद्यांश है यह विद्यापति से, अमीर खुसरो से, श्रीधर पाठक से या हरिओस से। तो क्या कहेंगे? यह जो पद्यांश है मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, कई बार परीक्षाओं में कथन पूछा जा चुका है, यह अमीर खुसरो से संबंधित कथन है। विद्यापति की जो रचनाएं हैं उनमें जो खालिक बारी इनकी रचना है विद्यापति की, अमीर खुसरो की जो खालिक बारी रचना है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, अमीर खुसरो की और उनकी रचनाओं की, तो जो खालिक बारी इनकी रचना है यह रचना एक शब्दकोश है।
शब्दकोश है यह भी पूछा जाता है, जिसमें अरबी, तुर्की और फारसी, हिंदी के शब्दों के जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको शामिल किया गया है। यह रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान के उद्देश्य से लिखी गई थी। ध्यान रखेंगे। खालिक बारी के संदर्भ में अमीर खुसरो की रचना है। यह एक शब्दकोश है जिसमें कौन सी भाषाओं के पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया है? तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी के। और ये गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा देने के उद्देश्य से लिखी गई थी। इनकी जो नोहसी पर रचना है उसमें भारतीय बोलियों के संदर्भ में विस्तार से वर्णन किया गया है। इनको हिंदू इस्लाम जो समन्वित संस्कृति है उसका प्रतिनिधि कवि माना जाता है। किनको? अमीर खुसरो को। ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। ये प्रश्न सभी बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इसलिए बता रही हूँ। ये ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ करने वाले माने जाते हैं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको अवधि का प्रथम कवि कहा है। ये आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका जो नाम है वह खड़ी बोली से जोड़ा जाता है। लेकिन जो राम कुमार वर्मा है उन्होंने अवधि का प्रथम कवि भी किसको कहा है? तो अमीर खुसरो को कहा है। ये अपनी पहेलियों की रचना के कारण अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। खुसरो की प्रमुख पहेलियाँ जैसे एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसके एक न गिरे, बताओ क्या? तो आकाश। ऐसे ही कई अन्य पहेलियाँ। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो क्या हुआ? दिया और बाती। ऐसे ही एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। पायजामा। तो ऐसे इनकी बहुत सी पहेलियाँ जो आज भी आम जनता के मुंह पे सुनने को मिल जाती हैं। ये आदिकाल के मनोरंजक पूर्ण साहित्य लिखने वाले कवि माने जाते हैं, जिनसे मनोरंजन भी होता था और लोग रुचि के साथ इनको गाया करते थे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।